नमस्कार, बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं लवदी बडियाल स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोवा में एससीओ की बैठक को किया संबोधित। 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में हुई झड़पों के मद्देनजर अपने कार्यक्रमों को किया रद्द। अब खबरें विस्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि सेना को राजौरी सेक्टर के कंडी जंगल में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। विशेष सूचना पर एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। तलाशी के दौरान आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और मुठभेड़ शुरू हो गई। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने जवाबी कार्रवाई में विस्फोटक से ब्लास्ट किया। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए जबकि 4 जवान घायल हो गए। घायल 4 जवानों को उधमपुर के कमांड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। इनमें से 3 जवानों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बता दें कि सेना और आतंकियों में मुठभेड़ अभी भी जारी है। बता दें कि 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुए आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद से ही भारतीय सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बुधवार से ही घाटी के अलग अलग इलाकों में आतंकियों को ढेर करने का सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोवा में एससीओ की बैठक को संबोधित करते हुए एससीओ को आपसी समझ और सुरक्षा का मंच बताया। उन्होंने कहा कि जब महान शक्तियां शांति निर्माताओं की भूमिका निभाती हैं, तो शांति की संभावनाओं को अनलॉक किया जा सकता है। बिलावल ने एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने मुख्य भाषण में सामूहिक रूप से आतंकवाद के खतरे को खत्म करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, राजनयिक लाभ के लिए आतंकवाद को हथियार बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बता दें, बिलावल ने ये बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के आतंकवाद का मुद्दा उठाने के बाद कही है। जयशंकर ने पाकिस्तान, चीन समेत सभी एससीओ सदस्य देशों के सामने साफ कर दिया कि भारत सीमा पार से आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने समिट में कहा कि हम सबको मिलकर आतंकवाद से लड़ना होगा। गौरतलब है कि जरदारी गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं और वह 12 वर्षों में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को इस साल के बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए पेरिस जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी अपने फ्रांसीसी समकक्षों के साथ परेड में भाग लेगी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत फ्रांस रणनीति साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष के बेस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक सहयोग के लिए नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करके भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण की शुरुआत होने की उम्मीद है। एनसीपी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए शुक्रवार को 16 सदस्यीय कोर कमेटी की मीटिंग मुंबई में हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने पवार का इस्तीफा खारिज करने के लिए प्रस्ताव पेश किया और उनसे फैसला वापस लेने का अनुरोध भी किया। कमेटी के बाकी सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया।
बता दें कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगातार विरोध के बाद शरद पवार भी ये कह चुके हैं कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए 16 सदस्यीय कमेटी का जो फैसला होगा वह उन्हें मंजूर होगा। पार्टी कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद प्रफुल्ल पटेल मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर से बाहर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग में हुए फैसले की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के कुछ हिस्सों में हुई झड़पों के मद्देनजर कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। गुरुवार को शाह ने अपनी सभी चुनावी सभाओं को रद्द किया और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई बैठकें की। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए उत्तर पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ राज्य की स्थिति के मद्देनजर देर रात तक चर्चा की है। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 बैठकें की और मणिपुर की स्थिति के मद्देनजर नागालैंड, मिजोरम और असम सहित मणिपुर और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। इसके अलावा स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को मणिपुर के लिए रवाना किया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक के बेल्लारी में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां भी उन्होंने कांग्रेस को बजरंग दल के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया। इसके अलावा पीएम ने फिल्म द केरला स्टोरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म द केरला स्टोरी इन दोनों काफी चर्चा में है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म उस राज्य में आतंकी साजिशों का खुलासा करती है। मेहनती, प्रतिभाशाली और बौद्धिक लोगों की खूबसूरत भूमि के लिए जाने जाने वाले राज्य केरल में कैसे आतंकवादी साजिशों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस फिल्म से पता चलता है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। कर्नाटक में भी कांग्रेस यही कर रही है। वह मतदाताओं को भटका रही है। मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश की व्यवस्थाओं के साथ देश की रणनीति को भी भ्रष्ट करने का काम किया है। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर अपने इकोसिस्टम के जरिए झूठे नैरेटिव गढ़ती है। कर्नाटक चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरानी ने शुक्रवार को कहा कि मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने जिन मुद्दों को उठाया है उन्हें देखते हुए लग रहा है कि राज्य में बीजेपी ही सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी की तरह उभरी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो जैसे ही सत्ता में आएगी बजरंग दल और पीएफआई जैसे अन्य संगठनों को बैन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। उनके घोषणा पत्र से साफ तौर पर इस बात का पता चल जाता है। स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर कोई गलती से जय बजरंग बली भी बोल दे तो कांग्रेस वाले चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर पहुंच जाएंगे। क्या कांग्रेस अपने इन बयानों को लेकर एक हिंदू भगवान के आगे झुकेगी और माफी मांगेगी? सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार को जेट एयरवेज के ऑफिस और फाउंडर के घर की तलाशी ली। सीबीआई ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और अन्य के खिलाफ केनरा बैंक से 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर एक मामला भी दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने मुंबई में जेट एयरवेज से जुड़े 7 परिसरों पर तलाशी ली। इनमें जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और अनीता गोयल का घर भी शामिल है। साथ ही गौरंगा आनंद शेट्टी के यहाँ भी छापेमारी की गई है। जेट एयरवेज, जो कभी भारत की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस थी, ने अप्रैल 2019 में गंभीर नकदी संकट और बढ़ते कर्ज के कारण अपने ऑपरेशन को निलंबित कर दिया था। बता दें कि कुछ महीने पहले ही बंबई उच्च न्यायालय ने कथित धन शोधन मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर को रद्द कर दिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी की ईसीआईआर अकबर ट्रैवलर्स द्वारा की गई एक शिकायत पर कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए गोयल दंपत्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित थी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस रेवती डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान के बेंच ने 20 फरवरी 2020 को दर्ज ECIR और गोयल दंपत्ति के खिलाफ सभी कार्यवाही गैर कानूनी और कानून के विपरीत होने के आधार पर रद्द कर दी थी। इससे पहले गोयल दंपत्ति के वकील रवि कदम और आबाद पौंडा ने दलील दी थी कि ECIR 2018 में मुंबई पुलिस में दर्ज एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, लेकिन मार्च 2020 में पुलिस ने यह कहते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल की कि उन्हें शिकायत में कुछ ठोस नहीं मिला और यह विवाद दीवानी प्रकृति का नजर आता है। मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया गया था। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।